साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मोदी सरकार पर लगातार संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का आरोप लगता है। देश के निर्वाचन आयोग पर विपक्ष ही नहीं, अब सामान्य लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी थी कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए कुछ करती, मगर मोदी सरकार को महारत हासिल हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई निर्णय सुनाएगा और उसके मुफीद नहीं होगा तो सदन में बिल ला करके उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को 378 पन्नों का एक महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें यह बताया था कि देश के ईसीआई यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए पैनल में कौन कौन सदस्य होगा, उस निर्णय में कहा गया था प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उस कमेटी में शामिल होंगे। मगर मोदी सरकार किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती है। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिल्ली सरकार के पक्ष में दे दिया था, तो मोदी सरकार अध्यादेश ले आई और ऐसा ही अध्यादेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंगु बनाने के लिए भी ले आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस की संविधान पीठ के 378 पन्नों के निर्णय को कूड़ेदान में फेंकते हुए 3 सदस्यीय जो पैनल गठित किया है, उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के पसंद का एक कैबिनेट मंत्री, मतलब 3 सदस्यीय जो कमेटी होगी उसमें 2 सदस्य सरकार के होंगे, ताकि जिस भी ऋण विहीन व्यक्ति को ईसीआई बनाना चाहेगी मोदी सरकार, उसको बना लेगी। मोदी सरकार का ये गैर संवैधानिक कदम सामने आते ही सोशल मीडिया पर टीएन शेषन की तस्वीर तैरने लगी, क्योंकि इस देश को टीएन शेषन जैसे सख्त, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की ही जरूरत है, मगर मोदी सरकार में यह मुमकिन नहीं। इस बिल के सामने आने के बाद लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि इसका मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में बड़ा झोल और खेल है। सरकार अपना पिट्ठू चुनाव आयुक्त के तौर पर बैठालना चाहती है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ना हो पाए। दूसरा सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग में मोदी सरकार की कुछ ना कुछ नस दबी जरूर है और चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित जरूर करने की कोशिश और साजिश की जाती है। इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहती कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में शामिल हों। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला हो या ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को 3 बार धता बताते हुए ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाया जाता रहता है, क्योंकि वो ईडी डायरेक्टर सरकार के मुफीद होता है। कुल मिलाकर के देश के किसी भी संवैधानिक सिस्टम, संवैधानिक संस्था को नेस्तनाबूद करना ही मोदी सरकार के इन अध्यादेशों का मकसद रह गया है। यह आरोप मैं यूं ही नहीं लगा रहा हूं। आपको याद होगा, चुनाव आयुक्त हुआ करते थे अशोक लवासा। अचानक से उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के बाद इस्तीफा दे दिया था, जबकि सुशील चंद्रा की जगह उन्हीं को देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनना था। अचानक से खबर आई थी कि वो किसी बैंक में उपाध्यक्ष बनने के लिए चुनाव आयुक्त जैसा महत्वपूर्ण पद छोड़ करके भारत से ही बाहर जा रहे हैं। उसके बाद खबरें आना शुरू हुई, अशोक लवासा की पत्नी, बेटी, पूरे परिवार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। ईडी इनकम टैक्स की रेड पड़ने लगी। भले ही इस मामले में अशोक लवासा सीधे तौर पर कुछ नहीं बोले, लेकिन लोगों को बात समझ में आ गई। लोकसभा चुनाव के दौरान कई मामलों में विपक्ष की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी को नोटिस दिए गए, जिसमें प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल था। जो निर्णय लिए गए इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसमें कई निर्णयों में अशोक लवासा ने असहमति जताई थी। सरकार चुन करके आ गई, अशोक लवासा को परेशान किया जाने लगा। मजबूरन उनको चुनाव आयोग ही नहीं, देश छोड़कर भी जाना पड़ा। और जब अशोक लवासा पिक्चर से आउट हो गए तो मोदी सरकार के चहेते ऋण विहीन चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर आसीन हो गए। अब इस दूसरे नाम पर गौर करिए, मोहित डी राम। चुनाव आयोग की तरफ से
सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए वकील नियुक्त किए गए थे, अचानक से इस्तीफा सौंपते हैं और कहते हैं कि चुनाव आयोग की कार्यशैली और अपनी नैतिकता के बीच में तारतम्य नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए इस्तीफा सौंप रहा हूं। कोर्ट में चुनाव आयोग की भद्द पिटने का यह कोई अनोखा मामला नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय याद करिए। चुनाव आयोग की भद्द पीट दी थी उन्होंने, कहा था कि कोरोना के मामले चुनाव आयोग की वजह से ही बढ़े। बीजेपी के नेताओं को छूट दी गई, कितनी भी भीड़ जुटाओ, और विपक्ष पर अंकुश लगाया गया। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि इन टिप्पणियों को हटवाया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। अगर मद्रास हाईकोर्ट को लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है तो इसमें कुछ सच्चाई होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी सवाल उठाए थे जब आनन फानन यानी कि महज 24 घंटे में ही पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल की नियुक्ति 24 घंटे के भीतर ही कर दी थी। क्या क्या दास्ता बताऊं। चुनाव आयोग को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया गया कि उस पर साल दर साल सवाल उठते चले जा रहे हैं। अनूप चंद्र पांडे नाम याद होगा, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे और उनको चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के बतौर भेज दिया गया तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो मुख्य सचिव रहा है उसी को उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। बहरहाल मोदी सरकार के इस तानाशाही बिल के सामने आने के बाद इतना स्पष्ट है, मोदी सरकार चाहती है कि विधायिका जो भी चाहे वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अपने इशारों पर नचवाएगी। इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को न सिर्फ कमजोर किया जा रहा है बल्कि बुरी तरीके से डैमेज भी किया जा रहा है, और यह अध्यादेश उसी की अगली कड़ी है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।